हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल सोसाइटी इंडिया। हमने अपने पिछले पोर्शन में जो कि पार्ट 1 था उसमें कंप्लीट कर लिया था सब क्लॉज जेड बी तक, जो कि ऊपर दे रखा है। जेड बी तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इस वाले पोर्शन में हम लोग चैप्टर 2 जो कि सेक्शन 3 है वहाँ से शुरू करेंगे। जल्दी से मैं एक हाईलाइटर ले लेता हूँ। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन था हमारा, क्या कहते हैं, सब सेक्शन 2 वाला पोर्शन, वो हमने कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि वीडियो बीच में एडिट नहीं हो पाई थी और कुछ पोर्शन, क्या कहते हैं, बिना रिकॉर्डिंग के आ गया था, जिस वजह से उसे एडिट करके चढ़ाना पड़ा। तो वो आधा ही पोर्शन है। बाकी का जो सेकंड पोर्शन है, ये वाला पोर्शन में मैं इस वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट और शेड्यूल टू एनी enactment or any provision thereof shall in relation to an area in which such enactment or such provision is not in force be construed as reference to the corresponding law or relevant provision of the corresponding law if any in force in that area। तो क्या बोल रहा है, अगर कोई भी रेफरेंस दिया जाए इस एक्ट में या इस शेड्यूल में किसी भी इनैक्टमेंट का या किसी भी प्रावधान का, ठीक है, देयर ऑफ शैल इन रिलेशन टू एन एरिया इन विच सच इनैक्टमेंट और प्रोविजन इज नॉट इन फोर्स, उस पर्टिकुलर एरिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है जिस पर्टिकुलर एरिया में वो प्रावधान लग नहीं पाएगा। तो क्या करेंगे, हम कंस्ट्रू करेंगे एज रेफरेंस, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोविजन को हम कंस्ट्रू करेंगे एज ए रेफरेंस टू द करस्पॉन्डिंग लॉ और रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द करस्पॉन्डिंग लॉ इफ एनी इन द फोर्स इन दैट एरिया। तो करस्पॉन्डिंग लॉ ढूंढेंगे जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में लगता हो और उसको वैसे ही कंस्ट्रू किया जाएगा एज इफ उस करस्पॉन्डिंग लॉ के बारे में रेफरेंस दिया जा रहा है। तो सिंपल शब्दों में आप बस इतना समझिए, अगर इस एक्ट में या इस एक्ट के दिए हुए स्केड्यूल में किसी पर्टिकुलर सेक्शन की, किसी पर्टिकुलर लॉ की रेफरेंस डली हुई है और वो पर्टिकुलर लॉ मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं लगता, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी लॉ है जो कि इक्विवेलेंट हो इस पर्टिकुलर लॉ के, वो लॉ कानून अप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल, सेक्शन मान लेते हैं, प्रोविजन कोई ए नाम का कानून है जो कि वाई नाम की स्टेट में लगना है और वाई नाम की स्टेट में नहीं लगता ए नाम का प्रोविजन, तो वाई नाम की स्टेट में अपना खुद का कोई प्रोविजन होगा जो प्रोविजन ए के बराबर हो, तो वो प्रोविजन को कंस्ट्रू कर लिया जाएगा एज इफ कि उसी प्रोविजन की बारे में बात हो रही है जो कि वाई स्टेट में लग सकता है और वही प्रोविजन वाई स्टेट में लगा दिया जाएगा जो कि एप्लीकेबल है वाई स्टेट में। आई होप ये वाला पोर्शन आपको क्लियर हो गया, बस इतना याद रखिए। अब बात करते हैं हम चैप्टर 2 के बारे में, ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। क्या बोलता है सेक्शन 3, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, whosoever directly or indirectly attempts to indulge, knowingly assist, knowingly in part, knowingly is a party or is actually involved in any process of activity connected with the proceeds of crime, including its concealment, possession, acquisition or use, and projecting or claiming it as untainted property shall be guilty of an offense of money laundering। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडल्ज हो, असिस्ट कर रहा हो या नोइंगली पार्टी हो गया हो और एक्चुअली इन्वॉल्व भी है या किसी प्रोसेस में लगा है या किसी एक्टिविटी में लगा है जो कनेक्टेड है किसके साथ, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के साथ कनेक्टेड है। क्राइम करके जो प्रोसीड्स आए, जो पैसा आया क्राइम करने के बाद, और वो क्राइम क्या है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है, वो स्केड्यूल में दे रखा है, स्केड्यूल ABC में दे रखा है। अगर उससे कोई पैसा कोई बंदा कमा रहा है और ऐसे पैसे, कमाए हुए पैसे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई आदमी अटेम्प्ट कर रहा है पैसा कमाने की, असिस्ट करता है उस पैसे में, किसी को इन्वॉल्व हो रहा है या किसी भी तरीके से कनेक्टेड है और इस पैसे को क्या कर रहा है, या तो कंसील कर रहा है, छुपा रहा है, पोजेशन में है, या एक्वाइजिशन कर रहा है या एक्वायर कर रहा है, या यूज कर रहा है, या प्रोजेक्ट कर रहा है, या क्लेम कर रहा है कि वो अनटेंटेड प्रॉपर्टी है, कि मतलब इसके ऊपर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता, अनटेंटेड है, इसके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लग रहा है, कोई ब्लॉट नहीं लग रहा है, कोई धब्बा नहीं लगा हुआ है, काली प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, मलिन नहीं है। ऐसा आदमी जो भी ये काम, ये सभी काम कर रहा हो इस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के साथ, वो कहलाएगा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत ऑफेंस और गिल्टी माना जाएगा। अब बोलता है फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट, सभी डाउटों को रिमूव करते हुए ये यहां क्लैरिफाई किया जा रहा है कि एक आदमी, अ पर्सन शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग if such person is found to have directly or indirectly attempted to indulge or knowingly assisted or knowingly is a party
or is actually involved in one or more of the following processes or activities connected with proceeds of crime. अब वो processes क्या है जिनके साथ ये बंदा connected है और proceeds of crime के साथ क्या है? Concealment है, possession है, acquisition है, use है, प्रोजेक्ट कर रहा है, अनटेंटेड एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, या किसी भी तरीके से व्हाटसोएवर. एग्जैक्टली वही बात जो ऊपर दे रखी है उसी बात को नीचे एक्सप्लेनेशन में इजी लैंग्वेज में समझा रखा है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के साथ अगर आप कभी भी कंसील कर रहे हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को, पोजेस करके बैठे हैं, एक्वायर करके बैठे हैं, यूज कर रहे हैं ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का पैसा, प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसे कि भैया ये तो क्या कहते हैं बिना दाग लगी हुई प्रॉपर्टी है, क्लेम कर रहे हैं एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, तो आप लायबल होंगे, एज मनी लॉन्ड्रर कहलाएंगे आप. दूसरी बात बोलता है द प्रोसेस और द एक्टिविटी कनेक्टेड विद द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इज अ कंटिन्यूइंग एक्टिविटी. अब जो भी प्रोसेस है या जो भी एक्टिविटी है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की कंटेक्स्ट में, वो क्या है? कंटिन्यूइंग एक्टिविटी है. एंड कंटिन्यू टिल सच टाइम अ पर्सन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली enjoying the proceeds of crime by its concealment or possession or acquisition or use or projecting as untainted property or claiming it as untainted property in whatsoever manner whatsoever. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? proceeds of crime से related जो भी एक्टिविटी होगी वो continuing एक्टिविटी है, तब तक कंटिन्यू करती रहेगी, तब तक माना जाएगा कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में लायबल हैं जब तक आप उसे कंसील करके बैठे हैं, पोजेस करके बैठे हैं, एक्वायर करके बैठे हैं, या प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसे एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, या क्लेम कर रहे हैं, या मतलब उस प्रॉपर्टी को इंजॉय कर रहे हैं, है ना, इंजॉइंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो माना जाएगा आप मनी लॉन्ड्रिंग कर ही रहे हैं. पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग क्या होगी? Whosoever commits an offense of money laundering shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. तो 3 से 7 साल की सजा मिनिमम मिलेगी ही मिलेगी आपको, और फाइन भी लगेगा, तो 3 मिलेगी या तो 7 तक हो सकती है. Provided where the proceeds of crime involved in money laundering relate to an offense specified in para 2 of part A of schedule. तो schedule में part A है, उस part A के para 2 में दिया हुआ कोई offense है, उससे आप proceeds of crime इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो क्राइम करके, वो ऑफेंस करके, तो क्या होगा? द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल हैव इफेक्ट एज इफ द वर्ड्स मे एक्सटेंड टू 7 years, द वर्ड्स मे एक्सटेंड टू 10 years हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड. तो यहां पर दिए हुए क्राइम पैरा 2 पार्ट ए ऑफ शेड्यूल में दिए हुए क्राइम को कर रहे हो तो भैया 10 साल तक की सजा हो सकती है, 3 से 7 नहीं 10 तक एक्सटेंड हो जाएगी. अब बात करते हैं चैप्टर 3 की, अटैचमेंट, एडजुडिकेशन एंड कन्फेस्केशन. अटैच हो रहा है, एडजुडिकेशन हो रहा है, कन्फेस्केशन भी हो रही है. क्या बोलता है सेक्शन 5? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग. अटैचमेंट ऐसी प्रॉपर्टी की जो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में. देखो होता क्या है, गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं बहुत दफ़ा क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को अटैच कर देते हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है. तो अटैच करेंगे तभी तो उस प्रॉपर्टी को जब्ती होगी ना, उस प्रॉपर्टी की, है ना, प्रॉपर तरीके से, तभी तो क्राइम खत्म होगा. तो अटैच करने की ताकत होती है. तो क्या बोलता है? वेयर डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर. तो डायरेक्टर होना चाहिए या डेप्यूटी डायरेक्टर हो जो कि ऑथराइज किया गया हो डायरेक्टर के द्वारा. फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन हैज रीजन टू बिलीव, द रीजन ऑफ सच बिलीव हैज टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग. देखो उसको आपको टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, राइटिंग में रिकॉर्ड करना है रीजन टू बिलीव. अगर उसके पास रीजन है बिलीव करने का, ऑन द बेसिस ऑफ द मटीरियल इन हिज पोजेशन, जो भी मटीरियल उसके पोजेशन में आया उससे उसने एक धारणा बनाई कि any person is in possession of any proceeds of crime and such proceeds of crime are likely to be concealed, transferred or dealt within the manner which may result in frustrating any proceeding relating to confiscation of such proceeds of crime under this chapter, he may by order in writing provisionally attach such property for a period not exceeding 180 days from the date of such order in such manner as may be prescribed. अब यहाँ तक हम लोग रुक जाते हैं. प्रिस्क्राइब्ड मैनर जो दे रखा है वो नीचे दे रखा है, लेकिन 180 दिन तक की बात यहां पर दे रखी है. तो क्या बोलता है, इतने पोर्शन को समझ लो. पहले बोलता है कि भैया अगर कहीं भी डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर जो कि डायरेक्टर के द्वारा अब अलाउड है, डेप्यूटी डायरेक्टर, उसको लगता है और वो रीजन बिलीव, उसको लगता है कि कोई भी आदमी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम लेकर बैठा है, पोजेशन में है, ठीक है, और रीजन टू बिलीव जो था वो लिखित में भी होगा, और किसके बेस पे होगा? ऐसे मटेरियल जो उसके पोजेशन में है, डायरेक्टर के, डेप्यूटी डायरेक्टर के, कि कोई भी आदमी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को लेके पोजेशन में लेकर बैठा है, या वो उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के साथ कुछ ऐसा करने वाला है कि जहां पर वो कंसील करने वाला है या ट्रांसफर करने वाला है, या ऐसे डील करेगा कि जो भी इस एक्ट में प्रोसीडिंग्स है वो फेल कर जाएंगी, फ्रस्ट्रेट कर देगा प्रोसीडिंग्स के एक्ट को. भैया अगर प्रॉपर्टी को ही ट्रांसफर कर दिया, छुपा दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो फिर तो एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी ही नहीं है, तो फिर आप पकड़ोगे कैसे सामने वाले को? नहीं पकड़ पाओगे ना, प्रॉपर्टी ही उड़ा दी, यही तो चाहिए था उसे,
जेल भेजते रहो, इसको फर्क क्या पड़ रहा है, प्रॉपर्टी तो गायब कर दी ना इसने। अगर तुमने 10 साल की अगले को सजा कर भी दी मान लेते हैं, और इसने 10 करोड़ कमा लिए, 50 करोड़ या 100 करोड़ भी कमा लिए, तो मान लो यार 100 करोड़ तो उसके पास है ही, 10 साल सजा काटेगा, बाहर निकलेगा, 100 करोड़ एंजॉय करेगा, क्या प्रॉब्लम है, एक बारी तो गया अंदर। और जरूरी थोड़ी ना कि 10 साल तक, 10 साल तो मैक्सिमम था, वो भी ऐसे ऑफेंस में था जो कि पार्ट ए में क्या कहते हैं पैरा 2 में दे रखा था स्केड्यूल के, तो वरना तो 7 साल तक की है और मिनिमम 3 साल, तो मान लेते हैं अगर 3 से 4 साल की भी सजा हुई तो 4 साल के बाद ऐश है। तो अगला ऐश ना कर पाए, कंसील ना कर पाए, ट्रांसफर ना कर पाए, या डील ना कर पाए इस प्रॉपर्टी के साथ, और फ्रस्ट्रेट ना कर पाए इस एक्ट की पूरे के पूरे एप्लीकेशन को, ये जो डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर हैं ये चाहें तो ऑर्डर निकाल सकते हैं लिखित में कि अटैच कर दो ऐसी प्रॉपर्टी को, जो कि 180 दिन तक के लिए अटैच की जा सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर मैनर में ही होगा। तो प्रिस्क्राइब्ड मैनर क्या है, लिखा हुआ यहाँ पे प्रोविजो, पहला प्रोविजो देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट शैल बी मेड अनलेस इन रिलेशन टू द शेड्यूल्ड ऑफेंस अ रिपोर्ट हैज बीन फॉरवर्डेड टू मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी, और अ कंप्लेंट, और लिखा बेटा, or a complaint has been filed by the person authorized to investigate the offense, IO, authorized IO investigating officer है कोई, उसने कंप्लेंट फाइल कर दिया, mentioned in that schedule before a magistrate or court for taking cognizance of the scheduled offense as the case may be, or a similar report, or a complaint has been made or filed under the corresponding law of any other कंट्री। अब देख लो यहाँ पर साफ सी बात है, 173 की रिपोर्ट देनी पड़ेगी मैजिस्ट्रेट को, उसके बाद ही आप अटैच कर सकते हो, मैजिस्ट्रेट को भेजनी पड़ेगी पहले भी रिपोर्ट, आपको मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अटैच कर सकते हो, ऐसी अटैचमेंट वरना अलाउड नहीं होगी। या कोई कंप्लेंट आपने फाइल कर दी हो मैजिस्ट्रेट के सामने इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है, किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने फाइल कर दी हो कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के आगे प्रॉपर तरीके से कि साहब ये क्या कहते हैं चोरी की प्रोसीड्स वगैरह है, उसके बाद अटैचमेंट के ऑर्डर निकल सकते हैं। या किसी मैजिस्ट्रेट के सामने जो कॉग्निजेंस ले रहा हो किसी शेड्यूल्ड ऑफेंस का, जब उसने कॉग्निजेंस ले लिया उसके बाद आपने तुरंत अटैच कर दी प्रॉपर्टी, ठीक है। यहां पर मैजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं मांगी जा रही, मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी जा रही है, ठीक है, पर अटैचमेंट पहले हो जा रहा है, तो 180 दिन का टाइम पीरियड है आपके पास अटैच करने का, सिंपल। आगे क्या कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द फर्स्ट प्रोविजन, जो ऊपर दे रखा है मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना है, भेजना है, ये करना है, वो करना है, फला करना है, धमकाना करना है, ठीक है, वो तो अलग बात है। अब जरूरी थोड़ी ना कि तुम्हारे पास इतना टाइम हो कि तुम मैजिस्ट्रेट को पहले रिपोर्ट भेजोगे उसके बाद ही अटैच करोगे, क्या पता प्रॉपर्टी एकदम से क्या कहते हैं अगले दिन ही बिकने वाली हो, खत्म होने वाली हो, तो तुरंत अटैच कर दोगे। तो यही बात इसको बोल रहा है, कह रहा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन फर्स्ट प्रोवाइजो एनी प्रॉपर्टी और एनी पर्सन मे बी अटैच्ड under this section if the director or any other officer not below the rank of deputy director authorized by him for the purpose of this section has reason to believe, the reason of such belief has to be recorded in writing। देखो भैया reason to believe जहां पे भी लिखा आ रहा है ना, बार बार कह दे रहा है has to be recorded in writing, तो ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं परजामा में सोच रहा है और कुछ भी कर दिया, नहीं, अटैच करेगा प्रॉपर्टी को तो लिखित में अटैच करेगा, और रीजन टू बिलीव जो होगा उसका कि भैया किस बेस पे तुमने ये सोचा, प्राइमा फेसाई दिमाग में क्या थॉट आया, तो उसको लिखना पड़ेगा उसे कि जी कारण मुझे पता था, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि बेचने वाला है, इस वजह से मैं अटैच कर रहा हूँ। On the basis of material in his possession that if such property involved in money laundering is not attached immediately, देखो immediately लिखा आ गया, not attached immediately, यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ, not attached immediately लिखा हुआ है। Under this chapter, the non-attachment of property is likely to frustrate the proceedings under this act। साफ सी बात है, अगर अटैच नहीं किया तो प्रोसीडिंग्स फेल कर जाएंगी, तो उस केस में बच्चों बहुत ज़रूरी हो जाएगा उसका अटैच करना, तो मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना 173 के अंतर्गत पॉसिबल नहीं है ना पहले, या मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना, कंप्लेंट करना भी पॉसिबल नहीं है, उसको अटैच करना पड़ेगा। अब तीसरा प्रोवाइजो बोल रहा है, provided also that for the purpose of computing the period of 180 days, the period during which the proceedings under this section is stayed by the High Court shall be excluded, and a further period not exceeding 30 days from the date of such order, from the date of the order of vacation of such stay order shall be counted। अब ये वाला जो पोर्शन है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, इस वाले पोर्शन को याद रखना, यहाँ से अगर क्वेश्चन बना तो कन्फ्यूजन होगी, और इनफैक्ट जो आपके बहुत दफ़ा ऑफिसर्स भी जो हैं जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में काम कर रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती इस प्रोविजन की। तो ये प्रोविजन बोलता क्या है यार, मान लो तुम्हें आज प्रोसीडिंग्स तुम चला रहे हो, ठीक है, तुमने आज प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया, आज मान लो 1 जनवरी है, आज तुमने प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया, 1 जनवरी से लेकर तुम्हारे पास 180 दिन तक का टाइम पीरियड है, मतलब 6 महीने का टाइम पीरियड था, तुम 6 महीने तक प्रॉपर्टी को अटैच करके रख सकते थे, क्लियर है। तुमने 1 जनवरी को अटैच किया, हुआ क्या, 1 फरवरी को हाई कोर्ट ने ऑर्डर निकाल दिया कि भाई जो स्टे कर रहा हूं मैं प्रोसीडिंग्स को, अब 1 जनवरी से लेकर
1 फरवरी तक का टाइम पीरियड जो था तुम्हारा 180 डेज में से माइनस कर लो, 31 दिन, ठीक है, एग्जाम्पल। अब जो बचे हुए दिन हुए वो तो तुम्हारे पास फ्री है ना, तो उन बचे हुए दिन को आप काउंट नहीं करेंगे, सिंपल बात। तो जितने दिन मान लेते हैं, ये जो स्टे लगा हाई कोर्ट का वो लगा 1 मार्च तक, 1 फरवरी से 1 मार्च तक हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, तो 28 दिन का स्टे लगाया। तो टेक्निकली तुम्हारे 28 दिन हाई कोर्ट खा गया था। तो क्या होगा, एक बार स्टे को वेकेट करता है हाई कोर्ट, मान लेते हैं 1 मार्च को हाई कोर्ट ने वेकेट कर दिया स्टे को, तो तुम्हारे पास फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए फर्दर अटैचमेंट का जो टाइम पीरियड रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 30 दिन ही रहेगा। अब तो तुम्हारे पास 180 दिन का टाइम पीरियड था वो नहीं रहेगा। तुमने पहले 31 दिन यूज किए, उसके बाद 31 दिन के बाद स्टे लग गया, जिस दिन से स्टे हटा उस दिन से तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का टाइम पीरियड है। 180 दिन माइनस जो 31 दिन है वो भूल जाओ। फिर रिपीट कर दे रहा हूं, कंफ्यूज हो रहे होगे। तुम्हारे पास 180 डेज थे, 180 डेज में से माइनस 31 करोगे तो यार आ जाएगा 149 डेज, ठीक है। अब 149 डेज तुम्हारे पास टेक्निकली होने चाहिए थे। जिस दिन से हाई कोर्ट ने स्टे किया तो भाई आप कहोगे भाई पहले 30 दिन ही मैंने लगाया था, 180 दिन तक की पावर थी मेरे पास, 1 महीना तो हाई कोर्ट खा गया। 1 महीना हाई कोर्ट ने खाया, 28 दिन खा गया था हाई कोर्ट, है ना। अब 28 दिन ये जो हाई कोर्ट ने तुम्हारे खाए थे ये तो काउंट करो मत, इन 28 दिन को साइड रखो। मान लो 28वें दिन उन्होंने वेकेट कर दिया अपने ऑर्डर्स। वेकेटिंग दी ऑर्डर्स का मतलब होता है हटा दिया स्टे, वेकेट कर देना, हटा दिया। अब तुमने कहा कि साहब मेरे पास फिर वापस 149 डेज में काउंट करना शुरू करता हूं मार्च से, क्योंकि फरवरी में तो पूरा का पूरा स्टे ही था। तो तुम मार्च से 149 डेज और अटैच नहीं करोगे, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का टाइम पीरियड रहेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि यार ये तो गलत है, मेरे पास 149 डेज तो होने चाहिए थे, प्लस 30 डेज और एक्स्ट्रा दे रहा होगा, क्योंकि इसको पढ़ने से ऐसे ही लगता है कि and a further period not exceeding 30 days from the date of order of vacation of such stay order shall be counted। यहां पर समझ आ रहा है, shall be counted, 30 दिन का टाइम पीरियड shall be counted। तो पहले तो बोलता है 180 days the period during which the proceeding of this section is stayed by high court shall be excluded। तो हाई कोर्ट ने जितने दिन स्टे लगाया था उतना तो एक्सक्लूड कर दो, हटा दो 180 दिन में से, तो वो तो मैं काउंट कर ही नहीं रहा 180 दिन में। इनफैक्ट जिस दिन से स्टे वेकेट करा ना उसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन का टाइम पीरियड और बचा है। तो मतलब कहाँ तुम्हारे पास 180 डेज थे, और क्योंकि ऑर्डर्स क्या कहते हैं स्टे के लगा दिए, तो उस दिन से जिस दिन से वेकेट करे उसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन का टाइम पीरियड रहा। अब इस बात को याद रखना, इसको मत कंफ्यूज करना गलती से भी। अब यहां पर तो मैंने पूरे का पूरा फरवरी में तुम्हारा स्टे लगाया था, अगर 1 दिन का भी स्टे लगा ना बाबू, 1 दिन का भी स्टे लगा और अगले दिन रिमूव कर दिया, वेकेट कर दिया, तो उस दिन से तुम्हारे पास 30 दिन बचे फिर और फर्दर स्टे करके रखने के लिए और फर्दर अटैच करके रखने के लिए प्रॉपर्टी को। फिर उसके बाद अटैच नहीं कर सकते, जो 180 दिन का पीरियड था, टाइम पीरियड था, भूल जाओ। तो जिस दिन से हाई कोर्ट ने स्टे लगाया और जिस दिन से विकेट हुआ उस दिन से तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम पीरियड और मिलता है तुम्हें अटैच करके रखने के लिए प्रॉपर्टी, उसके बाद तुम हटा दोगे। अच्छा, पर्पस क्या है इसका, पर्पस ऐसा क्यों किया है? इसलिए किया है ताकि ये जो ब्यूरोक्रेटिक है ना पावर, ये मिसयूज ना करे, वरना डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर मजे लेते रहेंगे। अभी तो मैंने तुम्हें दिखाया 149 डेज तुम्हारे पास एक्स्ट्रा थे, अगर मान लो ये प्रोविजन नहीं एग्जिस्ट करता तो तुम फिर 149 डेज और लंबा खींचते मैटर को, गवर्नमेंट और खींचती रहती, प्रॉपर्टी अटैच की अटैच ही पड़ी हुई है, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। किसी को ट्रांसफर करना है, सेल करना है, कुछ करना है, क्योंकि यार अंत में ही तो पता चलेगा ना कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे नहीं कर रहे थे, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से आ भी रही थी प्रॉपर्टी के नहीं। ये तो अभी प्राइमा फेसाई आइडिया मार के डायरेक्टर डेप्यूटी डायरेक्टर ने अटैच कर दी थी ना प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉब्लम ना है, इस वजह से 30 दिन का टाइम पीरियड दिया ताकि डिसिप्लिन आ जाए। बस इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब सब सेक्शन 2 पे आते हैं, क्या बोलता है? The director or any other officer not below the rank of deputy director shall immediately after the attachment under subsection 1 forward a copy of the order along with the material in his possession referred to in that subsection to the adjudicating authority in a sealed envelope in the manner as may be prescribed, and such adjudicating authority shall keep such order and material for such period as may be prescribed। तो यहाँ पर याद रखो, जैसे ही आपने प्रॉपर्टी को अटैच किया तुरंत हाथ के हाथ
भैया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सील्ड एनवेलप में भेज दो, जो जो ऑर्डर तुमने निकाले थे अटैच के, कौन सी प्रॉपर्टी को अटैच किया और जो भी मटेरियल था जिसके कारण वश तुम्हें लगा था प्राइमा फेसाई की अटैच कर सकता हूँ, वो दोनों चीज़ें भेज दो तुरंत, हाथ के हाथ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, सोचना नहीं है दूसरी बात। तो यू हैव टू सेंड टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इमीडिएटली। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? Every order of attachment made under subsection 1 shall cease to have effect after expiry of the period specified in that subsection or on the date of an order under subsection 3 of section 8 whichever is earlier। अब जो ऑर्डर थे अटैचमेंट के वो तो या तो 180 दिन में खत्म हो जाए पूरे, तो वेकेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे अटैचमेंट के ऑर्डर्स, या कोई ऑर्डर आ जाए सब सेक्शन 3 में सेक्शन 8 के। अब सब सेक्शन 3 में सेक्शन 8 के ना, ये जो ऑर्डर्स निकालता है मैजिस्ट्रेट निकालता है अटैचमेंट के अटैच कर दो, उस केस में अटैचमेंट की 180 दिन का जो पोर्शन था ना वो बढ़ जाता है, या जो कोर्ट भी करे, या तो कोर्ट बोल दे भैया हटा दो अटैचमेंट, तो अलग बात है। लेकिन अगर कोर्ट फर्दर अटैचमेंट के ऑर्डर्स देता है कि हाँ भैया अटैचमेंट ठीक करी थी डायरेक्टर ने, डेप्यूटी डायरेक्टर ने, तो ये वाले जो ऑर्डर्स हैं सेट असाइड हो जाएंगे इसके 180 दिन वाले, तो वो ऑर्डर्स जो होंगे वो तुरंत के तुरंत इफेक्ट में खत्म हो जाएंगे, सीज टू हैव इफेक्ट नहीं रहेगा उसका। तो या तो 180 दिन का टाइम पीरियड खत्म हो जाए तो अटैचमेंट से प्रॉपर्टी हट जाएगी, या कोई ऑर्डर्स आ जाए सब सेक्शन 3 सेक्शन 8 में तो अटैचमेंट एक्सटेंड हो जाएगी, ऑर्डर्स सीज हो जाएंगे, बस जो डायरेक्टर ने डेप्यूटी डायरेक्टर के ऑर्डर्स थे। सब सेक्शन 4 बोलता है नॉट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द पर्सन इंटरेस्टेड इन द एंजॉयमेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैचमेंट अंडर सब सेक्शन 1 फ्रॉम सच एंजॉयमेंट। तो देखो भाई, जो भी प्रॉपर्टी अटैच कर दी है ना सब सेक्शन 1 के अंतर्गत, ये अटैचमेंट सामने वाले को प्रॉपर्टी इंजॉय करने से मना नहीं करेगी। अब किसी की प्रॉपर्टी है, उसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत आपने अटैच कर दिया कि भैया अटैच है प्रॉपर्टी, बस वो बेच नहीं सकता, इंजॉय तो कर सकता है प्रॉपर्टी में, रह तो सकता ही है जाकर, प्रॉब्लम क्या है, तो उसे रोकना मत, इंजॉयमेंट पूरा करे प्रॉपर्टी का। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन पर्सन इंटरेस्टेड इन रिलेशन टू एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग ऑल पर्सन क्लेमिंग और एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। तो देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी इंजॉयमेंट है, तो वहाँ पे मकान में रह सकता है। अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होती तो बेच फरोख देता, कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती तो उसे घिस देता, चला चला के खराब कर देता, अगर गाड़ी होती तो मे बी, है ना। तो इसलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात है, तो उसको इंजॉय करने दिया जाएगा। डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर हु प्रोविजनली अटैचेस any property under subsection 1 shall within a period of 30 days from such attachment file a complaint stating the facts of such attachment before the adjudicating authority। तो adjudicating authority को भैया कंप्लेंट भी फाइल करनी पड़ेगी 30 दिन के अंदर अंदर। ऊपर सबसेक्शन 2 में हमने देखा था ये डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर जो थे ये फॉरवर्ड कर रहे थे अटैचमेंट की डिटेल्स एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, यहाँ पर 30 दिन का टाइम पीरियड मिल गया इनको कंप्लेंट फाइल करने का प्रॉपर तरीके से, बस इस चीज़ को याद रखिएगा गाइज। इसी के साथ हम ये वाला पोर्शन कंप्लीट करते हैं और अब हम शुरू करने जाएंगे अपने अगले पोर्शन में सेक्शन 6 से। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट, हम लोगों ने लीगल सोसाइटी इंडिया, जिसको मैं पहले LSI बोलता था, अब इसको हम बोल रहे हैं लेक्सॉक इंडिया, ठीक है, और आप इसे लेक्स इंडिया भी बोल सकते हैं, जिसको मैं बार बार रेफर करता रहूँगा बीच बीच में। और क्योंकि नया साल है और नया साल शुरू हो चुका है, तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप पूरी शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उन सब का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो, और जिस पर्टिकुलर एम के साथ, एस्पिरेशन के साथ आप कोशिश कर रहे हैं, वो भगवान जल्दी से आपको पहुंचाए। मैं एक बात आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा गाइस, प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नो डाउट अबाउट इट, इट इज़ नॉट वेरी एंटरटेनिंग एंड नॉट वेरी फुलफिलिंग टू मेक वीडियोज़ अगेन एंड अगेन। कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम नहीं है वीडियोज़ बनाने का, लेकिन मैं ये वीडियोस बैक टू बैक इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैक्सिमम लोगों की मदद हो सके। मैं कई दफ़ा ये बात बता चुका हूँ, जो लोग बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा फैंसी कोचिंग में जाना या कुछ करना, और क्या कहते हैं रेगुलर बेसिस पे ट्रैवल कर रहे हैं, कभी कहीं जाना है, कहीं मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, बसों में ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी पर्सनल कार से ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए एक रेडी रेकनर हो जाता है कि वो आराम से यूट्यूब खोल सकते हैं और बैक टू बैक पढ़ सकते हैं बिना कोई बेयर ऐप डाउनलोड किए, क्योंकि बेयर ऐप तो यहाँ पर ही सामने आपकी वीडियो में चल रही है विद एक्सप्लेनेशन, मैं आप लोगों को समझाता चल रहा हूँ। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पर्सनली मैसेज करना है तो आप legalsocietyindia@gmail.com पे हमें डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। और गाइज प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, कीप लिसनिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, और अगले पार्ट में सेक्शन 6 से शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच।